नमस्कार दोस्तों, कहानी के 5वें भाग में आपका स्वागत है। विनोद की नई नई योजनाएं पैदा की जाती। ग्रामोफोन अगर बिगड़ गया है, गाता नहीं या साफ आवाज़ नहीं निकलती तो उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। उसे उठाकर रख देना तो मूर्खता है। इधर बूढ़ा महाराज एकाएक बीमार होकर घर चला गया था और उसकी जगह उसका 17-18 साल का जवान लड़का आ गया। कुछ आवाज़ गंवार था, बिल्कुल झंगड़ उज्जड़, कोई बात ही न समझता था। जितने फुलके बनाता उतनी तरह के। हाँ, एक बात समान होती, सब बीच में मोटे होते, किनारे पतले। दाल कभी तो इतनी पतली जैसे चाय और कभी इतनी गाढ़ी जैसे दही। नमक कभी इतना तेज कि नींबू का साकिन। और आशा मुंह हाथ धोकर चौके में जब पहुंच जाती तो इस पखोर शंख को भोजन पकाना सिखाती। एक दिन उसने कहा, तुम कितने नालायक आदमी हो जुगल। आखिरी इतनी उम्र तक तुम घास खोदते रहे या भाड़ झोंकते रहे कि फुलके तक नहीं बना सकते। जुगल आँखों में आंसू भर कर कहता, बहू जी अभी मेरी उम्र ही क्या है, 17वां ही तो पूरा हुआ है। आशा को उसकी बात पर हंसी आ गई। उसने कहा, तो रोटियां पकाना क्या 10-5 साल में आता है? आप 1 महीना सिखा दे बहू जी, फिर देखिए मैं आपको कैसे फुलके खिलाता हूँ कि जी खुश हो जाए। जिस दिन मुझे फुलके बनाने आ जाएंगे मैं आपसे कोई इनाम लूँगा। सालन तो अब मैं कुछ कुछ बनाने लगा हूँ, क्यों ना? आशा ने हौसला बढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, सालन नहीं, वो बनाना आता है। अभी कल ही नमक इतना तेज़ था कि खाया न गया। मसाले में कचांद आ रही थी। मैं जब सालन बना रहा था तब आप यहाँ कब थी? अच्छा, तो मैं यहाँ बैठी रहूँ तब तुम्हारा सालन बढ़िया बनेगा। आप बैठी रहती हैं तब मेरी अकल ठिकाने रहती है। आशा को जुगल की इन भोली बातों पर खूब हंसी आ रही थी। हंसी को रोकना चाहती थी पर वह किसी तरह निकल पड़ती थी, जैसे भरी बोतल उड़ेल दी गई हो। और मैं नहीं रहती तब तो आपके कमरे में द्वार पर बैठता हूँ, यहाँ बैठकर अपनी तकदीर को रोता हूँ। आशा ने हंसी को रोककर पूछा, क्यों रोते हो? यह ना पूछिए बहू जी, आप इन बातों को नहीं समझेंगी। आशा ने उसके मुंह की ओर, प्रश्न की ओर आँख से देखा। इसका आशय कुछ तो समझ गई पर न समझने का बहाना किया। तुम्हारे दादा आ जाएंगे तब तुम चले जाओगे और क्या करूँगा बहू जी, यहाँ कोई काम दिलवा दीजिएगा तो पड़ा रहूँगा। मुझे मोटर चलाना सिखवा दीजिए, आपको खूब सैर कराया करूँगा। नहीं नहीं बहू जी, आप हट जाइए, मैं पतीली उतार दूँ। ऐसी अच्छी साड़ी है, आपकी कहीं कोई दाग न पड़ जाए तो क्या हो। आशा पतीली उतार रही थी, जुगल ने उसके हाथ से सरसी ले लेनी चाहिए। दूर रहो फुअर, तुम हो ही, कहीं पतीली पाँव पर गिर न जाए, महीनों झीकोगे। जुगल के मुख पर उदासी आ गई। आशा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों मुंह लटका कर गए हो? जुगल रुआसा होकर बोला, आप मुझे डांट देती हैं बहू जी, तब मेरा दिल टूट जाता है। सरकार कितनी ही घुड़के, मुझे बिल्कुल ही दुख नहीं होता। आपकी नज़र कड़ी देखकर मेरा खून सरदर्द हो जाता है। आशा ने दिलासा दिया, मैंने तुम्हें डांटा तो नहीं, केवल यही तो कहा कि कहीं पतीली तुम्हारे पाँव पर न गिर जाए। हाथ ही तो आपका भी है, कहीं आपके ही हाथ से गिर गई तो? लाला डंगम्मल ने रसोई घर के द्वार पर आकर कहा, आशा जरा यहाँ आना। देखो तुम्हारे लिए कितने सुंदर गमले लाया हूँ, तुम्हारे कमरे के सामने रखे जाएंगे। तुम यहाँ धुएं धक्कड़ में क्यों हलालन हो रही हो? इस लड़के से कह दो कि जल्दी महाराज को बुलाए, नहीं तो मैं दूसरा आदमी रख लूँगा। महाराज की कमी नहीं है, आखिर कब तक कोई रियायत करे। गधे को जरा भी तमीज़ नहीं आई। सुनता है जुगल, लिख दे आज अपने बाप को। चूल्हे पर तवा रखा हुआ था। आशा रोटियां बेलने में लगी थी। जुगल तवे के लिए रोटियों का इंतजार कर रहा था। ऐसी हालत में भला आशा कैसे गमले देखने जाती? उसने कहा, जुगल रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेल डालेगा। लाला जी ने कुछ चिढ़कर कहा, अगर रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा तो निकल जाएगा। आशा अनसुनी करके बोली, 10-5 दिन में सीख जाएगा, निकालने की क्या ज़रूरत है। तुम आकर बता दो गमले कहाँ रखे जाएंगे।